नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। कोविड की वजह से 2 साल नहीं हो पाया, तीसरा साल या 3 साल बाद शुरू हुआ है। और जब भी विश्व पुस्तक मेला लगता है प्रगति मैदान में, तो मैं बीते 25-30 साल से कोशिश करता हूं कि हर साल जाऊं और कम से कम 2 या 3 बार जाऊं। तो अभी परसों मैं पहली बार गया था, उससे शनिवार रविवार को फिर जाऊंगा, 5 मार्च तक है। तो जब जाते हैं तो आप किताबों की बस्ती में, किताबों की दुनिया में लगता है अचानक पहुंच जाते हैं। तरह तरह के स्टॉल, देश भर से आए प्रकाशक और ऐसी किताबें जो आमतौर पर जब तक उन्हें देखेंगे नहीं तब तक शायद आपको पता भी नहीं होगा कि इस विषय पर भी किताब छप कर आई है। और पढ़ने लिखने से थोड़ा वास्ता है, तो बहुत सारी किताबें मैं पहले दिन खरीद कर लाया, 2-3 झोले में। तो मुझे लगा कि थोड़ी वो किताबें दिखाई जाए, बताई जाए कि कौन से खरीदी। और आप लोग भी कुछ अगर सजेस्ट करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप कमेंट करें। और किताबों से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। कई बार आप अकेले होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, उस वक्त किताबें सबसे बेहतरीन दोस्त की भूमिका निभाती है, अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी है तो। और जानकारी के लिए तो है ही, देश दुनिया, देश काल परिस्थिति, हर चीज़ को जानने के लिए, समाज में क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ। तो जो किताबें लाई, फिर भाषण शुरू कर दिया, इसलिए किताबों पर लौटते हैं। तो अलग अलग स्टॉल पे गया, तो एक स्टॉल पर मुझे दिखा बड़ा दिलचस्प ये कि नया प्रकाशक है, नाम इनका शायद वाम प्रकाशन है। छोटा सा स्टॉल था, नए लड़के उस स्टॉल पर 3-4 दिखे। बाकी किताबों पर बात करने से पहले जो खरीद कर मैं लाया हूँ, ये किताब मुझे दिखी 3, 0 माइल अलीगढ़, 0 माइल मेरठ और 0 माइल पटना। तो मुझे पता चला, वहीं लड़कों ने बताया कि एक सीरीज उन्होंने शुरू की है, प्रकाशन संस्थान भी नया है, लेकिन एक सीरीज शुरू की है कि हर शहर पर 125-150 पन्नों की ऐसी किताब किसी लेखक को असाइन करते होंगे और जो भी लिखवाते होंगे। तो जैसे 3 अभी उनकी छपी हुई दिखी, मेरठ पर, अलीगढ़ पर और पटना पर। जैसे अलीगढ़ पर लिखा है जय सिंह ने, संजय कुंदन मैं जानता हूँ, नवभारत टाइम्स में रहे हैं, कवि हैं, बहुत संजीदा इंसान हैं, लेखक हैं। तो उन्होंने लिखा है पटना पर। तो ये मैंने इसलिए भी ली कि शहरों के बारे में जानना, उस शहर की संस्कृति, शहर के लोग, शहर की विरासत, शहर की परंपरा, शहर का अतीत और एक लंबा इतिहास जो आपको उस शहर में रहकर भी कई बार नहीं पता होता है, जाकर तो नहीं ही पता होता है, 2-4-10 दिन के लिए गए नहीं पता चलता है। तो मेरी दिलचस्पी थोड़ी शहरों को जानने में थी, तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छी सीरीज़ है। नाम भी अच्छा दिया, 0 माइल। बहुत सादा इसका कवर है, लेकिन बहुत दिलचस्प है। और उम्मीद करेंगे कि अगले 1 साल में कम से कम 25-30 ऐसी और किताबें आएँ। तो बहरहाल ये मैंने ली है। और इसमें मैंने पटना में मैं रहा हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैंने देखा वो सारी गलियाँ, सड़कें, वो इलाके, वो किरदार, वो मुझे इसमें दिखे जो पटना में जिनसे होता हुआ मैं भी गुजरा हूँ। बहरहाल उसके बाद एक किताब मैंने खुशवंत सिंह की ली, मेरा लहू लुहान पंजाब। यह अनुवाद है, उषा महाजन ने किया है। पंजाब पर खुशवंत सिंह ने बहुत लिखा था, पंजाब और सिख हिस्ट्री पर, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो चूँकि पंजाब में दिलचस्पी इसलिए हो गई कि अभी बीते 10-15 दिनों से, ख़ास तौर से 10 दिन क्या 7-8 दिन हुआ, जब अमृतसर में अजनाला में थाने पर हमला हुआ, जो अमृतपाल सिंह जो भिंडरावाले के समर्थक हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, उनके समर्थकों ने जिस ढंग से किया, तो उसके बाद पंजाब को लेकर बहुत चीज़ें छप रही हैं। और एक कि क्या पंजाब उस परिस्थिति में, उस हालात में लौट सकता है जो 80-90 के दशक में था, जब वहाँ आतंकवाद था। तो ये किताब मेरे पास अंग्रेजी में कहीं है 20-25 साल पहले की, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। अब इस किताब में भिंडरावाले पर भी चैप्टर है, पंजाब पर चैप्टर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चैप्टर है, क्योंकि आप सब जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उसके बाद क्या हुआ और इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो बहुत सारी चीज़ें, इंदिरा गांधी की हत्या भी एक चैप्टर हालांकि संक्षिप्त में है, और राजीव लोंगोवाल की उस चर्चित समझौते का भी जिक्र है। तो एक अच्छी किताब मुझे दिखी संक्षिप्त में। और मैंने जैसा कि हरमंदिर साहब पे है, जैसा कि मैंने कहा कि अभी समझने की ज़रूरत है फिर से। और एक पत्रकार के नाते बहुत जगह घूमने जाऊंगा, लोकसभा का चुनाव भी होना है 13 महीने बाद, तो थोड़ा पठन पाठन का कार्यक्रम ज़्यादा होगा। तो एक चैप्टर है जैसे सिख मानस, माइंड को समझना, वहाँ के लोगों को समझना, तो उसके लिए भी, हालांकि ये बहुत संक्षिप्त है, पंजाब पर बहुत लिखा जा चुका है, लेकिन हिंदी में दिखी इसलिए मैंने ले लिया। अगर आपको दिलचस्पी है पंजाब में तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण,
इन पर हालांकि बहुत कुछ लिखा जा चुका है और मेरे पास कम से कम 7-8 किताबें जयप्रकाश नारायण पर हैं, जेपी पर। लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल की एक किताब दिखी, अंधकार में एक प्रकाश, जयप्रकाश नारायण, तो ये भी मैंने एक किताब खरीदी, पेंगुइन से है। उसके बाद किस्से कहानियों में मेरी बहुत दिलचस्पी होती है और करण से कहूँगा, कैमरामैन से, मुझे दिखाने की बजाय किताबें ज़्यादा दिखाएं। तो किस्से कहानियों में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो एक परी खाना मुझे दिखी, एक किरदार नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ के अवध के नवाब, और इनकी बहुत कहानियाँ हैं, इनकी रंगीन मिजाजी के बहुत किस्से हैं। तो ये मुझे दिख गई राजपाल पर, परी खाना नाम है, और इसमें जो लिखा हुआ है पढ़ूंगा और कुछ किस्से मैं यूट्यूब पर भी आगे डालूंगा कि नवाब वाजिद अली खान के शासनकाल में लखनऊ में जो होता था कि लखनऊ में उन्होंने परी खाना नाम का एक रंगारंग महल कायम किया, जहां सैकड़ों लड़कियों को राशि खर्च पर नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। यहां से निकली लड़कियों को परी कहा जाता था, जैसे सुल्तान परी, बारूख परी। इनमें से बहुतों के साथ नवाब ने ब्याह भी रचाया और उन्हीं सब परियों के रिश्तों का बेबाक बयान इस किताब में है। परी खाना नाम की इमारत आज भी लखनऊ में है, इसमें संगीत विद्यालय चल रहा है और नवाब साहब की नवाबी के और उनकी रंगीन मिजाजी के बहुत सारे किस्से हमने कॉलेज के दिनों में जब पढ़ना शुरू किया था ऐसी चीज़ें, तो मैंने बहुत कुछ सुना था। तो बहरहाल तो ये पढ़ूंगा, और मैं आपको पहले बता दूं अभी पढ़ा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ताज़ी किताबें हैं। अब पलटूंगा, देखूंगा, पढ़ूंगा। तो एक ये किताब मैं लेके आया, रिपु दमन सिंह। इस किताब के बारे में भी मैंने हाल में कहीं सोशल मीडिया पर देखा था, तभी मैं सोच रहा था कि ये खरीदूंगा। अनुवाद है, हिंद पॉकेट बुक्स ने छापी है। हुए 16 दिन, नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन। तो चूंकि नेहरू को लेकर, पटेल को लेकर, अंबेडकर को लेकर बहुत सारी कहानियाँ, खास करके नेहरू पटेल को लेकर, इसमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत नैरेटिव चलते रहते हैं। तो मैं देखूंगा क्या इसमें दायरा है इस किताब का, क्या नई जानकारियाँ हैं। तो एक ये किताब खरीद के लाया। नसीरुद्दीन शाह, ये मेरे लिए बहुत मैं बहुत अपनी तरफ से पसंद करता हूँ, एक एक्टर के तौर पर, एक चिंतनशील शख्सियत के तौर पर। ऐसे दौर में जब लोग बोलने से परहेज गुरेज करते हैं, तब नसीरुद्दीन शाह बहुत सारे मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। हालांकि बोलने के खतरे भी लेने पड़ते हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी मेरे ख्याल से बायोग्राफी है जो अंग्रेजी में छपी थी, उसका हिंदी में अनुवाद है, तो ये भी एक मैं लेके आया। उसके बाद लोहिया, राजनीति की बात करें नेहरू काल की, 50-60 के दशक की, वो दौर जब समाजवादी नेता के तौर पर लोहिया ने भारतीय राजनीति में मुकाम बनाया। नेहरू से सीधा मुकाबला आंखों में आंखें डालकर करते थे, चुनाव भी लड़ने चले गए थे फूलपुर से नेहरू के खिलाफ। और जाति तोड़ों से लेकर लोहिया के विचार, समाजवाद, उन्होंने हिंदू धर्म पर भी काफ़ी कुछ लिखा, हिंदू बनाम हिंदू। उन्होंने कृष्ण, द्रौपदी, सावित्री, राम, शिव, ये सब पे भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो मेरे ख्याल से उनके भाषणों का ये हिस्सा है, जो अरविंद मोहन भी समाजवादी विचार के हैं, अच्छे चिंतक लेखक हैं, हमसे सीनियर हैं लेकिन मित्रवत हैं। अरविंद मोहन की तरफ से चयन और संपादन है। ये मेरे ख्याल से सेतु प्रकाशन ने छापा है, 549 रुपये की है, कुछ डिस्काउंट वहाँ मिलता होगा ज्ञान श्रृंखला में। उसके बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में तो हम सब लोगों ने स्कूल कॉलेज के दिनों में पढ़ा है, बल्कि बहुत बचपन में, स्कूली दिनों में। तो एक किताब दिखी, हालांकि मैं नहीं जानता कि इसमें ऐतिहासिकता कितनी है, उसके बाद नई चीज़ें क्या है, वो देखूंगा तब। ओमेंद्र रत्नू ने लिखा है, प्रभात प्रकाशन की है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, जितना भी पढ़ें कम है, 2-3 तो इनकी जीवनी मेरे पास है, लेकिन ये भी एक किताब दिखी, लाइफ एंड मिशन, बुद्धम पब्लिशर ने छापी है, तो मैंने ले लिया। इसमें तस्वीरें बहुत हैं बाबा साहब के घर की, उस दौर की, उनके यंग डेज़ की, जब बाबा साहब मुकाम बना रहे थे, विदेशों में पढ़ रहे थे, तो उस दौर की बहुत सारी बातें तस्वीरों के माध्यम से भी हैं और कहानियाँ भी। तो एक मैं ये लेके आया। राज कपूर शोमैन कहे जाते थे, और उनके बाद सुभाष घई को शोमैन कहा गया, लेकिन उसके बाद अब कोई शोमैन है नहीं। लेकिन राज कपूर अपने आप में एक कैरेक्टर और किरदार रहे हैं फिल्मी दुनिया में। परंपरा तो है ही, पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, और आज भी कपूर खानदान के बहुत सारे लोग हैं। तो ये रितु नंदा ने, जो राज कपूर की बेटी हैं, इन्होंने लिखी है, और अब पता नहीं, मुझे लगता है अंग्रेजी में ये भी छपी थी शायद, हाँ मेरे ख्याल से अंग्रेजी में ही छपी थी। इसका अनुवाद होगा या हिंदी में उन्होंने लिखी, ट्रांसलेशन हुआ, पता नहीं। लेकिन इसकी खास बात भी है, इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, और अगर उस दौर की फिल्मी दुनिया को
कपूर परिवार के नज़रिए से या कपूर परिवार के ज़रिए आप समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी खिड़कियां खुलेंगी इसको पढ़ते हुए। और राज कपूर पर मैंने कुछ शोज भी न्यूज़ 24 का एडिटर था तब मैंने बनाया था। बहरहाल तो ये राज कपूर किताब है, लंबा हो जाएगा। राज कपूर पे ही एक और किताब मुझे दिखी, बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राहुल रवेल ने लिखी है, तो ये भी लेके आया। उसके बाद दो राहे पर वाम, प्रफुल्ल विद्वई, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, चिंतक, बहुत ही प्रखर वक्ता और थिंकर रहे हैं। अब इस दुनिया में नहीं है, 6-7 साल पहले शायद उनका निधन हो गया। अंग्रेज़ी अखबारों के लिए काफ़ी काम किया था उन्होंने, देशी विदेशी अंग्रेज़ी अखबारों के लिए। तो प्रफुल्ल विद्वई ने लिखा था उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है, वंदना मिश्र ने किया है, दो राहे पर वाम। और आज की तारीख में वामपंथ दो राहे पर है भी, ये आपको पता ही होगा। वामपंथी इतिहास और वामपंथ के वर्तमान को अगर देखेंगे, जो बीते 15 सालों में वामपंथ की दशा हुई, 15 सालों में मतलब 10 के बाद खास तौर से 8 में जब यूपीए सरकार में वामपंथी दलों ने एक मुद्दे पर मनमोहन सिंह से समर्थन वापसी का ऐलान किया था, तो उसके बाद से वामपंथ और उसके बाद खास तौर से मोदी राज में, तो इसको भी देखूंगा। हालांकि 2015 की किताब है, शायद ये 15 की है, 15 के पहले की होगी मेरे ख्याल से, 15 में तो उनका डेथ हो गया। हालांकि लिखा हुआ है इसमें 2019, अब ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन हुआ होगा 2019 में। हाँ, बहरहाल उसके बाद लो ये जिंदा हैं तो सड़कों पर पिया, बली सिंह चीमा। हम लोगों ने कॉलेज डेज में इनके वो गीत सुने थे, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। उन्होंने कुछ नई क्रांतिकारी कविताएं लिखी है, वो उन कविताओं का ये नया संग्रह है, तो ये लेके आया। उसके बाद मैंने आपको बताया ऐसे आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनकी शायद इनकी जीवनी है, कुछ इनके इंटरव्यू हैं। ये किसने छापी है? ये मेरे ख्याल से हिंद पॉकेट बुक्स ने छापी है शायद। हाँ, तो ये वहाँ वैशाली जो एडिटर हैं पेंगुइन हिंदी की, वो मिल गई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी किताब है, पढ़िए, तो मैं लेके आया आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। वो वैशाली की नगर बधू मैंने, मुझे लगता है कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी, तो पढ़ूंगा, समझूंगा। उस दौर की आज़ादी की लड़ाई के दौर की कहानियाँ भी है, उसके बाद की भी है, उनके लंबे इंटरव्यू हैं। तो ये हैं, ये मैंने आपको बताया। हाँ, मुर्दहिया, मुझे लगता है 10-12 साल पहले शायद ये किताब आई थी पहली बार, 8-10-12 साल ज़रूर हुआ होगा, और तब बहुत चर्चा सुनी थी और मैंने ख़रीदी भी थी, लेकिन अब है कि नहीं मेरी लाइब्रेरी में पता नहीं। एक डॉक्टर तुलसीराम जो दलित समाज के थे, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर रहे जेएनयू में, अब शायद उनका निधन 6-7 साल पहले हो गया। उन्होंने ये किताब लिखी थी, आत्मकथा है, लेकिन मुर्दहिया गांव में जहां मुर्दों को जलाया जाता है, उस पर एक आत्मकथात्मक तौर पर दलित समाज के भीतर जो बेचैनियां हैं, जो मुश्किलें हैं, गांव में कैसे नज़रिया था, कैसे समाज उनको देखता था, उनके उस समाज के भीतर क्या कुछ घटित होता था, उसको बहुत ही चश्मदीद के तौर पर अगर कोई लिखता है अनुभव करके अपने तजुर्बे से, ये फ़र्क एक होता है दूर से आप लिखते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करके लिखते हैं, एक होता है उसको अनुभव करके लिखते हैं। तो उस तरह से इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पढ़ना चाहिए अगर आप दलित समाज के भीतर जो, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि मुझे लगता है 50 साल 60 साल पहले की है, लेकिन फिर भी उस समाज के भीतर की बेचैनियाँ, चिंतन और जो कुछ चल रहा होता है, एक समाज के हिस्से में, एक गांव के एक हिस्से में अगर दलित समाज के लोग रहते हैं, वो किस तरह से उस समाज के साथ उनका रिश्ता होता है, कहाँ क्या कुछ झेलना पड़ता है, वो सब भी शायद इसमें है। पढ़ी थी मैंने 8-10 साल पहले, भूल गया, फिर से पढ़ने के लिए मैं लेके आया। हिंदी की बेहतरीन गज़लें, अब मुझे याद तो नहीं रहती गज़लें, लेकिन मेरे पास गज़लों की बहुत सारी किताबें हैं, सिर्फ इसलिए कि कई बार बहुत सुकून देता है कुछ लाइनें आपको पढ़ने में। अब जैसे इसी में देखा आदम गोंडवी को मैंने बहुत पढ़ा है, और आदम गोंडवी की एक लाइन जैसे आज की तारीख में देखिए एकदम मौजूद है, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम है दरअसल, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, एहसासों को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। तो आज क्या हो रहा है, कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान के जज्बात को छेड़ा जा रहा है। इसमें बालस्वरूप राही भी हैं, इसमें गोपाल दास नीरज भी हैं, इसमें हमारे बहुत ही प्रिय कवि दुष्यंत कुमार भी हैं, उन सब की इसमें गज़लें हैं। और दुष्यंत कुमार की तो 50 गज़लें हैं जो
अलग अलग समय पर लोग मंचों से उसका पाठ करते हैं। आज़ादी @75 क्रांतिकारियों के शौर्य गाथा, विवेक मिश्र संपादक हैं, प्रभात प्रकाशन ने छापी हैं। विवेक मिश्र जो हैं सीतापुर के रहने वाले हैं, लखनऊ से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। इसमें जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जिनकी भूमिका रही है उन पर है मेरे ख्याल से। और इसमें मंगल पांडे से लेकर और तिलका मांझी, वीर कुंवर सिंह, लोकमान्य तिलक, बहुत सारे लोगों के बारे में इसमें, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, गेंदालाल दीक्षित, बिरसा मुंडा, चित्तरंजन दास, उन सब, सचिन दास सान्याल, बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों ने, अलग अलग लोगों ने लिखा है। मेरे ख्याल से 75 इसमें हैं, तो 75 लोगों ने लिखा है, हो सकता है किसी एक ने 2 भी लिखा हो। तो उन सब के बारे में 4-4, 3-3, 5-5 पन्ने में उनकी संक्षिप्त जीवनी है। तो अगर भारत के क्रांतिकारियों का इतिहास समझना चाहते हैं या क्रांतिकारियों को समझना चाहते हैं, उनकी भूमिका को समझना चाहते हैं, तो वो इसमें 75 हैं, उसमें से आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। मृत्यु कथा, आशुतोष भारद्वाज जर्नलिस्ट हैं, छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। मुझे दिख गई नक्सल देश की मरीचिका, हालांकि शायद ये भी अंग्रेजी में लिखी गई होगी, मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये मैं लेके आया थोड़ा, छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के भीतर क्या चल रहा है और उस पर है। नक्सल इलाके, नक्सल प्रभावित इलाके, एक रिपोर्टर की अपनी डायरी की तरह भी मुझे दिखा। सुकमा, दांतेवाड़ा ऊपर ही लिखा हुआ है। तो उन इलाकों के बारे में, वहाँ की स्थितियाँ और एक रिपोर्टर कैसे क्या उसने महसूस किया, वो सब होगा। अभी पढ़ूंगा तब, इतनी जल्दी बहुत कुछ हो नहीं सकता। बागी फिरंगी, रामचंद्र गुहा मेरे प्रिय इतिहासकार हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बार जब मैंने बहुत साल पहले, मुझे याद नहीं है, जब इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ी थी, तो मोटी किताब थी, अंग्रेजी में पढ़ी 20-25 साल पहले, उसके बाद हिंदी में भी आ गई। अब 2 हिस्सों में हिंदी में है, भारत नेहरू के बाद, भारत गांधी के बाद शायद, और उसके बाद ये भी अंग्रेजी में उन्होंने लिखी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप भारत के इतिहास को, खास करके आज़ादी के पहले के इतिहास को, आज़ादी के बाद के इतिहास को, पोस्ट गांधी अगर पढ़ना चाहते हैं, उस दौर में क्या हुआ, किसकी क्या भूमिका थी आज़ादी की लड़ाई में, कैसे भारत का बंटवारा हुआ, कैसे भारत का, नेहरू काल में भारत कैसे अपनी भूमिका देश दुनिया में बना रहा था, तो उसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं उस समय के जितने ऐतिहासिक किरदार हैं उसका भी जिक्र है। कश्मीर से लेकर हैदराबाद, जूनागढ़, कैसे सरदार पटेल भारत की जो रियासतें हैं उनको कैसे एकजुट करने में लगे थे, तो बहुत विस्तार से रामचंद्र गुहा ने लिखा है। और ये एक दूसरी कहानी है जो बागी फिरंगी, जिसमें जो गांधी से लेकर और जो ऐसे बगावती लोग थे उनके बारे में शायद लिखा गया। अभी मैं पढ़ूंगा तब देखूंगा कि इसमें कौन कौन है। एनी बेसेंट हैं और लोगों की तस्वीरें इसमें देख रहा हूँ, तो ये सब हैं। इसका अनुवाद अभिषेक श्रीवास्तव ने किया। अभी मैंने किताब पलटी नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना, पढ़ूंगा तब पता चलेगा। बहरहाल, उसके बाद आधुनिक भारत 1885 से 1947 सुमित सरकार की है। ये उस दौर के भारत को समझने के लिए, आज़ादी से पहले के भारत को समझने के लिए, उस समय गांव, शहर, पूंजीवाद, किसान, मजदूर, उन लोगों के आपसी द्वंद्व, अंग्रेज़ों का काल होगा, कैसे अंग्रेज कैसे गांव शहरों में क्या भूमिका थी, अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में जो सिस्टम था वो क्या काम कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो सब इसमें होगा। क्रांतिकारियों की भूमिका, अलग अलग इलाकों में जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के जो तरीके ढूंढ रहे होंगे, वो सब इसमें हो। किसान आंदोलन उस दौर का, वो सब इसमें होगा। तो ये किताब है मेरे ख्याल से। उसके बाद हाँ, एक मिनट, विनम्र विद्रोही, अगर आपने गणितज्ञ का नाम सुना है श्रीनिवास रामानुजन का, तो श्रीनिवास रामानुजन पर ये किताब है, उनकी बायोग्राफी है शायद, ये छापी है पेंगुइन ने, भारती राठौर और मेहरवान, डॉक्टर मेहरवान उनकी तरफ से है। उसके बाद मुस्लिम मन का आईना, ये राजमोहन गांधी ने लिखी है और बहुत महंगी किताब है वैसे। छापी किसने? राजकमल ने, 995, मतलब 1000 रुपये की किताब है, चूँकि अच्छे कागज़ पर छापा गया है।
तो ये मैं समझने के लिए लाया कि जब मुस्लिम की दृष्टि से अगर देखते हैं मुसलमानों के, हालांकि इसका अनुवाद अरविंद मोहन ने किया है जो अच्छे चिंतक और लेखक हैं, तो इसमें जो किरदार हैं सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, अब्दुल कलाम आज़ाद, लियाकत अली ख़ान, जाकिर हुसैन, उन सब के बारे में उनके दौर में उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, जो भी उनका स्टैंड था उस दौर में, उसके बारे में लिखा गया है। अब इसको पढ़ूंगा तब समझूंगा क्या है। एक किताब जो अचानक मुझे दिखी, इसका जिक्र मैंने सोशल मीडिया पर 2-3 दिन सुना, मुलायम सिंह यादव, फ्रैंक हुजूर हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जीवनी लिखी। अभी आपको पता होगा कि मुलायम सिंह यादव का भी निधन हुआ। बहुत मोटी किताब है, देख रहा हूँ 450 पन्नों की, और इसमें मुलायम सिंह पर अभय कुमार दुबे ने एक नेताओं की जीवनी की एक श्रृंखला शुरू की थी, वो भी शायद 20 साल पहले होगा। उसमें ज्योति बसु, कांशीराम, लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती पे शायद था कि नहीं, याद नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों पर लिखा, बाल ठाकरे पर था। तो उसके बाद मुलायम सिंह पर इतनी मोटी कोई किताब मुझे दिखी नहीं, हिंदी में तो कम से कम नहीं दिखी। तो अब देखते हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या ख़ास बात है, कुछ अलग क्या है, और कहाँ तक इस किताब को ले कर आए हैं मुलायम की राजनीति में, तो वो मैं देखूंगा। मोटी किताब है, नेताजी की राजनीतिक जीवन यात्रा, हिंदी युग प्रकाशन ने छापी है, 499 की किताब है। एक थी शीना बोरा, ये एक जर्नलिस्ट हैं संजय सिंह, जो IBN में, जी न्यूज़ में, NDTV में रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, उन्होंने लिखी है। शीना बोरा को जानते होंगे आप, पीटर मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी, शायद इंद्राणी मुखर्जी या बनर्जी, जो भी। तो इंद्राणी की बेटी थी शीना, जिसका कत्ल हुआ था और बहुत सेंसेशनल था। महीनों तक, सालों तक इंद्राणी और पीटर जेल में रहे। पीटर तो शायद अभी भी जेल में है। तो शीना बोरा हत्याकांड पर मुझे लगता है लिखी गई है, और काफ़ी रिसर्च किया है संजय सिंह ने, चूँकि जर्नलिस्ट हैं, और अदालती फाइलें, केस, मुकदमा। अब देखता हूँ, पढ़ूंगा तब पता चलेगा क्या इसमें काल्पनिकता भी है कि फैक्ट है, कितना फैक्ट है, कितना फिक्शन है। जब पढ़ूंगा तब पता चलेगा। और ये भी लगभग 350 पन्नों की है, और ये छापी है किसने, राधा कृष्ण ने छापी है। ये भी 400 रुपये की किताब है। उसके बाद बस यही मोटे तो पे, रोमिला थापर का मैं ले आया, भारत का इतिहास। ये पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी, हिंदी में दिख गई तो ले आया। एक चंद्रगुप्त मौर्य, शायद मैंने बताया कहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य। 12, तो इतनी किताबें मैं लेके आया। एक और किताब, अगर यंग हैं, आपको इंटरेस्ट है भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में संक्षिप्त में जानने का, तो भारत के प्रधानमंत्री एक किताब लिखी है, रशीद किदवई। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भोपाल में रहते हैं। इन्होंने पहले भी सोनिया गांधी और 24 अकबर रोड नाम से 2 किताबें लिखी है कांग्रेस की राजनीति पर। और इसमें जितने प्रधानमंत्री हुए भारत के, उन प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ कुछ पन्नों में संक्षिप्त है। चूँकि इतनी मोटी किताब में आपको इतने प्रधानमंत्री के बारे में लिखना है, तो जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा पन्ने नहीं होंगे। 1 PM पर अब नेहरू से लेकर और नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक के बारे में 4 पन्ने, 8 पन्ने, 10 पन्नों में लिखा गया है। तो एक संक्षिप्त बायोग्राफी मान लें, संक्षिप्त कहानी मान लें, जो भी है। तो ये सब है। अब 2-3 दिन और जाएंगे वीकेंड पर, और कुछ किताबें लाऊंगा, पढ़ूंगा, और जो पढ़ूंगा आपको भी बताऊंगा। तो फिलहाल नमस्कार करते हैं। और मैंने कहा किताबें पढ़िए, और युवा जो साथी हैं, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, अपनी हॉबी के हिसाब से, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो पॉलिटिकल किताबें खूब पढ़िए, पॉलिटिकल बायोग्राफी पढ़िए, लोगों की जीवनी पढ़िए, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़िए। और अगर लिटरेचर के हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन बुक फेयर जाना चाहिए। मुद्दा ये है कि बुक फेयर जाना चाहिए, आपके लिए 4, 6, 10 घंटे, 8 घंटे का अच्छा तजुर्बा भी होता है, लोगों से मिलना जुलना भी होता है, और किताबें तो हैं। तो फिलहाल ख़त्म करते हैं। नमस्कार है।